हवाले से बड़ी खबर है। केंद्र में बनने वाली नई सरकार में बिहार से संभावित नामों की लिस्ट जो है वो सामने आई है। सवर्ण से संजय झा या ललन सिंह का नाम हो सकता है। इसके बाद बात करें अति पिछड़ा वर्ग से तो पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर, कुशवाहा जाति से अगर बात करें तो वाल्मीकि नगर से सांसद सुनील कुमार का यह हो सकता है नाम। संभावित मंत्रालय में कृषि, रेलवे हो सकता है। इसके अलावा जो खबर है, चिराग पासवान को भी कैबिनेट में दर्जा मिल सकता है। दलित नेता जीतनराम मांझी को भी एडजस्ट किया जा सकता है, जो खबर सामने आ रही है। कुर्मी समाज से कौशलेंद्र कुमार को भी जगह मोदी कैबिनेट में मिल सकती है। इसके अलावा दिलेश्वर कामैत सुपौल से सांसद है, उनको भी जगह मिल सकती है। तो ये संभावित लिस्ट मंत्री बनने वालों की, और साथ ही साथ किस तरीके से जो सवर्ण है या फिर बाकी जो दलित हैं, जो कुशवाहा से हैं, और ऐसे में कैसे एडजस्टमेंट होगा, उसकी ये लिस्ट जो है संभावित सामने आई है। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं। और देखिए, अब प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, जिसका समय और तारीख भी अब सामने आ चुका है। और इस बीच अब जेडीयू की अगर बात करें तो जेडीयू भी लगातार अपनी कह सकते हैं कि सशक्त भूमिका के साथ इस बार सत्ता सरकार का हिस्सेदार होगा। और आनंद अमृतराज हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। आनंद, अगर मोदी कैबिनेट की अगर बात करें तो जिस तरीके से एक एडजस्टमेंट करने की कोशिश की गई, जो संभावित नामों की लिस्ट है, और उसमें बाकी जातीय समीकरण का भी ख्याल रखा गया है, इस लिस्ट पर क्या खबर है पूरी? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, अभी सूत्र के हवाले से ही ये खबर आई है कि 3 लोगों को मोदी मंत्री जगह मिल सकता है। और जो संभावित कुछ सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है, और संजय झा, ललन सिंह 2 जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, उनके नामों की चर्चा है। उसके अलावा एक अति पिछड़ा कोटा से रामनाथ ठाकुर, जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, उनके नाम की चर्चा है, जो कि बिहार में अति पिछड़ा समाज की संख्या लगभग 36% के आसपास होता है। और बिहार के चुनाव में अति पिछड़ा से 5 टिकट दिए गया था, जिसमें 4 जो अति पिछड़ा सांसद चुनकर आए हैं। तो रामनाथ ठाकुर एक बड़े चेहरे के तौर पे उभर सकते हैं। और इनके अलावा दिलेश्वर कामैत, जो सुपौल से सांसद चुने गए हैं, वो भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। रामनाथ ठाकुर या दिलेश्वर कामैत, इस दोनों में से किसी एक को मौका मिल सकता है। इसके अलावा इस बार कुशवाहा कोटे से सुनील कुमार, जो वाल्मीकि नगर से सांसद चुन के आए हैं और दूसरी बार सांसद बने हैं, वो बैजनाथ महतो के बेटे भी हैं, जो दिग्गज नेता माने जाते हैं चंपारण के, उनके बेटे हैं, और कुशवाहा जाति से आते हैं। इस पर 2 कुशवाहा सांसद चुनकर आए हैं जेडीयू से। तो पूरी खबर है कि पूरी जानकारी मिल रही है कि एक कुशवाहा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजमोहन जी, जो संभावित लिस्ट सामने आई है नामों की, इस लिस्ट को अगर देखा जाए तो क्या इसके मायने निकालने जाए, और किस तरीके से सभी को एडजस्ट करने की कोशिश हुई है इसमें? देखिए, बहुत बड़ी बात यह होगी कि कास्ट का किस तरह से बैलेंस करते हैं, जातियों का अगड़ा और पिछड़ा जो समीकरण है उसका किस तरह से बैलेंस करते हैं, क्योंकि आने वाला चुनाव है बिहार में, जो विधानसभा, उसको नजर में रख कर सारा कुछ होगा। वहीं दूसरी तरफ जो एक महत्वपूर्ण बात यह होगी कि वैसे विभाग बिहार को मिलेंगे जो थोड़ा सा रोजगार इंटेंसिव हो, जिसमें से लोगों को नौकरी मिले, जिसमें से इंडस्ट्री लगे। तो इसमें कुछ खास नाम जिसका जिक्र आनंद ने भी किया था कि 2 जो संजय झा और ललन सिंह, दोनों सवर्ण कोटा से आते हैं, एक ब्राह्मण है, दूसरा भूमिहार समाज से आते हैं। इनमें से किसी एक का ही इसमें सामंजस्य हो सकता है इस पोर्टफोलियो में। वहीं दूसरी तरफ रामनाथ ठाकुर, जिनको चुनाव से पहले उनके पिता को, कर्पूरी ठाकुर को, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी थे, उन्हें भारत रत्न दिया गया, तो उनको भी शामिल किया जा सकता है। एक नाम यह भी है सुनील कुमार, जो वाल्मीकि नगर से दूसरी बार सांसद बने हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, तो उनको भी शामिल किया जा सकता है। और खास करके अभी मौजूदा परिप्रेक्ष्य में देखें तो कुशवाहा समाज की भूमिका किस तरह से बढ़ी है, ये सब हम अच्छी तरह से जानते हैं। और बिहार के लिए कृषि विभाग, जिसकी चर्चा लगातार होती रही है, क्योंकि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की काफी संभावना बिहार में है, तो शायद इसको भी शामिल किया जा सकता है। 2 और नाम
जिसकी चर्चा हुई है, एक जीतन राम मांझी काफी वरिष्ठ नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और गया से सांसद हैं, दलित नेता हैं, उनको शामिल किया जा सकता है। मुसहर समाज से हैं, बिल्कुल समाज में हाशिए पे रहते हैं मुसहर समाज के लोग, तो एक बहुत बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश करेंगे अगर इनको शामिल किया गया। चौथी बार सांसद बने हैं नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से आते हैं और उन्हीं की जाति से हैं, कुर्मी समाज से हैं। तो ये सारा कुछ जो संभावित चित्र एक हमें बनता हुआ दिख रहा है बिहार से, उसमें जातिगत समीकरण को किस तरह से बैलेंस किया जाता है वो एक बहुत बड़ी बात होगी। इसमें अगड़ा हो गया, पिछड़ा हो गया, ओबीसी हो गया, तमाम जातियों को एक तरह से पिरो कर रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी केंद्र सरकार की और नीतीश कुमार की। अब ब्रजमोहन जी, सम्राट चौधरी का भी आज बयान सामने आया कि 2025 का जो चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे और जो इस बार मोदी कैबिनेट का स्वरूप समझ में आता है, क्या लग रहा है कि जेडीयू की ये बार्गेनिंग का है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी की क्या सोच का है जिसमें ये एडजस्टमेंट किया जा रहा है? और जाहिर सी बात है कि इस बार संख्या भी मंत्रियों को लेकर के ज्यादा एडजस्ट होगी जेडीयू की। नहीं, देखिए एक आम जो फार्मूला बन रहा है वो ये बन रहा है कि 4 अगर सांसद हैं तो उसके पीछे 1 मंत्री बन सकते हैं। तो बिहार का अगर देखें तो जदयू की बात करें तो इनके पास 12 सांसद हैं तो 3 मंत्री तो बनना बिल्कुल ही लाजमी है। वहीं दूसरी तरफ एलजेपी की तरफ आप ध्यान दें तो उनके 5 सांसद हैं। चिराग को महत्वपूर्ण विभाग मिल सकता है, वो विभाग जो उनके पिता कभी होल्ड करते थे। श्रम मंत्रालय उनके पास था, इस्पात मंत्रालय उनके पास था और भी बहुत जितने महत्वपूर्ण मंत्रालय हो सकते बहुत से मंत्रालय को उन्होंने संभाला था। तो एक कैबिनेट का दर्जा मिल सकता है। हालांकि हमें जानकारी यह भी मिली कि चिराग की तरफ से कोई इस तरह का जाहिर नहीं किया गया कि उनको कौन सा विभाग चाहिए, लेकिन यह बात तय है कि चिराग को जिस तरह से 100% उसका स्ट्राइक रेट रहा है एलजेपी का, तो उसका फायदा निश्चित तौर पर चिराग पासवान को मिल सकता है। कुछ विभागों की भी डिमांड की गई है इन पार्टियों की तरफ से, जो बिहार की पार्टियां हैं, कि मोदी सरकार में हमें ये विभाग चाहिए और इसका भी एडजस्टमेंट होगा। देखिए, बिहार एक कृषि बेस्ड इकोनॉमी है। बिहार की जो अर्थव्यवस्था है, तो यहां कृषि का डिमांड इसलिए भी होता है कि कृषि बेस्ड जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है बिहार में, उसकी काफी संभावना रहती है। तो एक कृषि मंत्रालय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक और विभाग जिसकी चर्चा हमें करनी चाहिए वो है जल शक्ति मंत्रालय। क्योंकि बिहार में आप देखते हैं कि इतनी नदियां और पूरा जो नॉर्थ बिहार है वो बाढ़ में डूबता है, तो इसमें निवेश की काफी संभावना है और उसमें किस तरह से नदियों का प्रबंधन किस तरह से हो, इसका भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होगा। तो इसको लेकर भी हो सकता है कि बातचीत हो सकती है। जल शक्ति मंत्रालय पहले यहां रहा नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन इंपॉर्टेंट है बिहार के हिसाब से। और खास करके नदियों को जोड़ने की जब बात करते हैं, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर की बात करते हैं, तो उसमें यह विभाग काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक और नाम जिसकी चर्चा होनी चाहिए, दिलेश्वर कामत, ये सुपौल से सांसद हैं, ये डीआरएम रह चुके हैं, रेलवे में डीआरएम रह चुके हैं। तो क्या इनकी भूमिका हो सकती है, तो इसकी भी चर्चा कहीं ना कहीं हो रही है। जो राजनीतिक गलियारा इस तरह के जो नाम है, हमने जो 5-6 नाम गिनाए हैं, इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन फाइनल ये जो प्रेरोगेटिव होता है, ये जो विशेषाधिकार होता है, ये प्रधानमंत्री का होता है। मुख्यमंत्री जो नाम यहां से भेजेंगे उस पर विचार होगा तमाम पहलुओं पर, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। थोड़ा टीडीपी का जिक्र कर लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिन विभागों का आपने नाम लिया, चाहे वो जल शक्ति मंत्रालय की बात करें, कृषि मंत्रालय की बात करें, टीडीपी की भी कुछ अपनी जो कह सकते हैं कि पसंदीदा मंत्रालय है, उसका नाम उन्होंने रखा है। तो क्या लग रहा है कि अगर टीडीपी भी अपनी बात रखती है, इधर से जेडीयू भी अपनी बात रखती है, तो इसमें कहीं कोई एडजस्टमेंट में गड़बड़ी आएगी? नहीं, इसकी संभावना बहुत कम इसलिए बनती क्योंकि आप देखें चंद्राबाबू नायडू काफी सीजन्ड एक पॉलिटिशियन है और नीतीश कुमार भी पिछले कैबिनेट में, जब अटल बिहारी वाजपेयी का कैबिनेट हुआ करता था, तो दोनों ही काम कर चुके हैं। दोनों को काफी अनुभव है, वर्षों का अनुभव रहा है अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में काम करने का। हालांकि उन्होंने नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में काम नहीं किया है। तो आप कह सकते हैं अनुभव की दृष्टि से इस तरह की संभावना मुझे कहीं भी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तब भी इनके रिश्ते काफी अच्छे रहे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नायडू को उन्होंने काफी साथ दिया। तो निश्चित तौर पे दोनों जो अभी साथ में चल रहे हैं, चाहे जेडीयू के लोग हों या टीडीपी के लोग हों आंध्र के, तो दोनों से अच्छे रिश्ते रहे हैं नरेंद्र मोदी के। और इसमें मुझे कोई संभावना नहीं लगती है कि आगे की जो यात्रा होगी सरकार बनने के बाद, उसमें कहीं कोई इस तरह की कठिनाई सामने आएगी। जेडीयू ने अपनी जो पसंदीदा विभाग की बात है या फिर जो नाम है उनको रखा है,
जो एलजेपीआरवी है उसने भी रखा है, हम की तरफ से भी रख दिया गया है, लेकिन जो जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है और इस एंगल से अगर बात करें जिन विभागों का बंटवारा या फिर जो नाम जातीय समीकरण, बीजेपी के अगर एंगल से देखें तो बीजेपी को किस तरीके से इसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है? क्या 2025 में भी बीजेपी इस फायदे को भुनाएगी? देखिए, जब हम बिहार की बात करते हैं तो हम सिर्फ बीजेपी की बात नहीं करते, हम बीजेपी प्लस नीतीश कुमार की बात करते हैं, जिसका आपने रिफ्लेक्शन यहां भी देखा। जो लोकसभा चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, दोनों पार्टियों को 24 सीटें आई हैं। हालांकि अपेक्षा काफी ज्यादा थी, जो 4-5 सीटें गई हैं, किन वजहों से गई हैं इनकी समीक्षा भी होगी निश्चित तौर पे। लेकिन जब ये घोषणा आज हो चुकी है कि 25 का जो चुनाव होगा बिहार में वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो ये सिर्फ महज एक लीडरशिप की बात नहीं है। दोनों ही जो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और जदयू, दोनों ही जो सामाजिक और राजनीतिक एक जो आधार है, एक जो बेस है समाज में, उसको शेयर करते हैं। काफी हद तक इनके बीच में कॉमनैलिटी, मतलब काफी हद तक समानता रही है। तो दोनों पार्टी मिलकर ही डिसाइड करेंगे कि किस तरह से आगे जाया जाए। चलिए, बिल्कुल बृजमोहन जी, आप हमारे साथ बने रहिए।